हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम MPSE 003 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या फिर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। तो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जब आप अपने बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, वरना पढ़ने में थोड़े मुश्किल लगते हैं बुक से पढ़ने में। तो देखो, एक ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। या फिर राजनीतिक सिद्धांत से क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, तो इसको डिस्कस कर लेंगे तो आप फिर हर तरीके के क्वेश्चन को बना पाओगे। सबसे पहले राजनीतिक चिंतन होता क्या है। विभिन्न समस्याओं, समाजों, व्यक्तियों द्वारा राजनीति, राज्य, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्यों आदि पर किए गए बौद्धिक विचारों का एक जोड़ होता है, जो इन सभी पक्षों पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। उनका एक जोड़ होता है। क्या राजनीतिक चिंतन, यह ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से राजनीतिक विषयों पर सोचने की प्रक्रिया है। तो ये क्या करते हैं, ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से इन सभी विषयों पर सोच विचार करते हैं, वही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये किसी युग, देश, प्रचारक या फिर किसी युग, देश, विचारक या फिर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी हो सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में ये हो सकता है। इसमें व्यक्तिवादी, दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में राजनीतिक मूल्यों की व्याख्या होती है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, गांधी, मार्क्स, मील आदि का चिंतन हुआ था। राजनीतिक सिद्धांत है क्या। अभी हमने बात की थी राजनीतिक चिंतन की, अब हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत एक प्रणालीबद्ध वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढांचा है, जिसके माध्यम से राजनीतिक वास्तविकताओं और मूल्यों की व्याख्या, विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। यह राजनीतिक चिंतन से प्राप्त अवधारणाओं को वैज्ञानिक ढंग से गहराई से समझता है। राजनीतिक चिंतन पता है क्या होता है। राजनीतिक चिंतन होता है एक उन सभी पक्षों की एक समझ, है ना, एक समझ, उन पर एक विचार बनाना राजनीतिक चिंतन कहलाता है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत में क्या करते हैं, उन्हीं विचारों को आधार बनाकर उनके बारे में और गहराई से उसके बारे में पता लगाते हैं और उनमें जो व्याप्त बुराइयां हैं, है ना, उनको समझते हैं और उनके समाधान को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है देखो। किसमें, राजनीतिक सिद्धांत में ये मान्यताओं, अवधारणाओं और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। इसमें राजनीतिक अवधारणाओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय वगैरह की सुसंगत व्याख्या होती है। यह समसामयिक समस्याओं जैसे लोकतंत्र, बहुलवाद, लैंगिक समानता पर आधारित हो सकता है। राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर की बात करें तो सबसे पहले प्रकृति, इनका जो स्वभाव है। राजनीतिक चिंतन यह एक विचारों पर आधारित होती है। जैसे किसी व्यक्ति, गांधी या प्लेटो की राजनीति को कैसे देखा, उन्होंने क्या समझे वो उनके बारे में, उनका पर्सनल क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो यह नियमों और तर्कों पर आधारित होता है, जैसे वैज्ञानिक ढंग से राजनीति को समझना और परखना। हर चीज़ को तर्क के जरिए ये लोग समझते हैं। चिंतन क्या होता है, हमारी खुद की समझ के अनुसार, और राजनीतिक सिद्धांत तर्क के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को समझते हैं इसमें।
और उद्देश्य की बात करें यानी कि मकसद की, तो राजनीतिक चिंतन जो होता है ना, वो राजनीति के बारे में सोचने और समझने का एक तरीका है। और राजनीतिक सिद्धांत है राजनीतिक मुद्दों का गहराई से विश्लेषण करना और उसका हल ढूंढना। अगर इसके आधार की बात करें तो राजनीतिक चिंतन जो है ये किसी एक विचारक या समय की सोच पर आधारित होता है। और राजनीतिक सिद्धांत ये कई विचारों को मिलाकर और तर्कों से सटीक मॉडल बनाता है। राजनीतिक चिंतन हर एक व्यक्ति की अलग अलग इंडिविजुअल अपनी सोच है उसके अनुसार होता है। और राजनीतिक सिद्धांत में पूरा ग्रुप बन जाता है, जैसे कि मार्क्सवादी सोच वाले लोग, जो उनका एक अलग ग्रुप है पूरा, वो अपनी उनके सोच को मार्क्सवादी सोच बोलने लगे थे। ऐसी उदारवादी सोच होती है ना, समझ गए। तो ये क्या है, सिद्धांत है। और चिंतन क्या है, आपकी जो सोच है या विचार है या सोचने जो समझते हैं आप, और वैसे ही मैं, ऐसे इंडिविजुअल। अगर दृष्टिकोण की बात करें तो राजनीतिक चिंतन ये भावनात्मक या आदर्शवादी हो सकता है, जैसे आदर्श राज्य कैसा हो राजनीतिक चिंतन में, तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो ये तर्क, विश्लेषण और सवाल जवाब पर आधारित होता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, हर चीज को, हर पहलू को परखता है वो। अगर उदाहरण की बात करें तो जो राजनीतिक चिंतन है उसमें गांधी जी का ग्राम स्वराज, प्लेटो का दर्शन शास्त्री राजा। ऐसे ही राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, ये सब क्या है, सिद्धांत हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इसके निष्कर्ष में लिख देंगे कि राजनीतिक चिंतन सोचने का आधार है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत उस सोच का विश्लेषण और विकास है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन काम दोनों अलग अलग करते हैं। जुड़े कैसे हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में क्या करते हैं, राजनीतिक चिंतन को आधार बनाकर ही सिद्धांत बनता है। बस फर्क इतना है कि राजनीतिक चिंतन में सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो भी वो सोचता है, लेकिन सिद्धांत में हर चीज़ को तर्क के आधार पर शामिल किया जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें के बारे में पॉइंट भी बता दिए, इजी लैंग्वेज में समझा दिया। अब आप इसको अपनी भाषा में और अच्छे से लिख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, जेरेमी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इस टॉपिक को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका लिखेंगे एक इंट्रो यानी कि परिचय, जिसमें बताएंगे तो जेरेमी बेंथम जो है वो एक अंग्रेजी दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जिन्हें उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। किनको, जेरेमी बेंथम को। किसका जनक, उपयोगितावाद का जनक। उनका सिद्धांत मुख्य रूप से इस पर आधारित था कि जो कार्य सबसे अधिक लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाता है वही नैतिक रूप से सही है। तो अब उपयोगितावादी सिद्धांत का अर्थ क्या है, यह एक नैतिक सिद्धांत है जिसमें किसी कार्य की सार्थकता या नैतिकता का मूल्यांकन उसके परिणामों या फल से किया जाता है। किसी काम का क्या फल मिला उसके आधार पर ना, उपयोगितावाद यानी कि उसका किसी भी काम को करने के बाद जो उसका परिणाम होता है, क्या उपयोगिता हुई उसकी, तो वो उपयोगितावाद कहलाता है। अब क्या है, इसमें जो मेन कोट है इसका यही है कि मैक्सिमम हैपन्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार यानी सबसे ज़्यादा लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सुख वाला कार्य, ये जो सबसे ज़्यादा किया जाता है लोगों द्वारा। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत हैं, सबसे पहला है सुखवाद। बेंथम के अनुसार सुख और पीड़ा ही मानव के दो मुख्य चालक हैं, और जो काम मानव को सुख देगा वही क्या कहलाएगा, उपयोगितावाद का एक मुख्य बिंदु। जो कार्य सुख देता है वो अच्छा होता है, और जो पीड़ा देता है वो कार्य बुरा होता है। परिणामवाद, किसी भी कार्य का मूल्यांकन
उसके परिणाम के आधार पर होना चाहिए, ना कि इरादे से। अच्छा परिणाम, नैतिक कार्य, इरादा चाहे कुछ भी हो, अगर उसका फल अच्छा है तो वो काम एक अच्छा है। ऐसे ही सुख की मात्रात्मक गणना करें तो बेंथम ने सुख की गणना के लिए हेडोनिक कैलकुलेशन नामक विधि दी, जिसमें इन बातों का ध्यान रखा गया। क्या, कैसे नाप रहे हैं वो सुख को, जरा देखो। किस आधार पर? तीव्रता, कितनी तेजी से उनको ये काम जो है कितनी तेजी से उनको सुख देता है। अवधि, कितने समय के लिए सुविधा देता है। निकटता, कितना अपने गोल के कितना निकट पहुंचाता है। निश्चितता, है ना, कि कितना सटीक है मतलब। और परिणाम की बहुलता, कितना ज़्यादा परिणाम उससे मिलता है। शुद्धता, प्योरिटी कितनी है। और व्यापकता, कितने लोगों को इससे लाभ मिला। ये चीज से क्या पता चलता है? सुख का, सुख को नापने की उनकी एक विधि है जिसमें इन सब बिंदुओं को शामिल किया। सार्वजनिक हित का सिद्धांत, कोई कार्य तभी सही है जब वह समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाए, वरना उसका कोई फायदा नहीं। बेंथम के सिद्धांत की विशेषताओं का जरा जिक्र कर लेते हैं। पहले है प्राकृतिक अधिकारों को नकारना। बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार केवल कल्पना है, अधिकार प्रकृति से नहीं मिलते। कानून का उद्देश्य, कानून ऐसा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा लोगों को ज्यादा सुख दे। इसमें ज्यादा क्या है? इंसान के सुख और सुविधा की बात की गई है। लोकतांत्रिक झुकाव, वह जन सामान्य के भले में विश्वास रखते थे, ना केवल शासकों के लाभ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसकी आलोचना करें तो सुख को मात्रात्मक रूप से नापना कठिन है, व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी करता है ये, और कभी कभी अल्पसंख्यकों के हितों की भी उपेक्षा कर सकता है। अब व्यक्ति को कैसे नापोगे कि 1 किलो सुख मिला, 2 किलो सुख मिले? नहीं ना, तो मात्रात्मक रूप से नहीं नाप सकते। व्यक्तिगत अधिकारों की भी कई बार इसमें अनदेखी हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है जिस कार्य से हमको सुख मिल रहा है या ज्यादा लोगों को सुख मिल रहा है वो सभी के लिए सुखदायी हो। और कभी कभी अल्पसंख्यकों के हितों की भी उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि कई बार जो कार्य कुछ लोगों को सुख दे रहा होता है वो वही कार्य बाकी कुछ लोगों को दुख भी दे सकता है। अब कभी कभी, हाँ, ये सभी सुख एक जैसे नहीं होते, गुणवत्ता का भी ध्यान होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा यह सुधार किया जाए। अब इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? देखो, जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का वाद एक लोक कल्याणकारी सिद्धांत है जो सामूहिक भलाई और अधिकतम सुख पर जोर देता है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यह आज भी सार्वजनिक नीति, कानून और शासन के नैतिक आधार के रूप में उपयोगी माना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उपयोगितावाद वो काम जो लोग ज्यादा करते हैं और जिससे ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। अब अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, जॉन लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस पे भी आ सकता है, या फिर जॉन लोक का प्राकृतिक अधिकारों पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके इंट्रो में लिखेंगे कि जॉन लोक जो है वो 17वीं सदी के प्रमुख उदारवादी दार्शनिक थे। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को विकसित किया। किसको? नेचुरल राइट्स को, जिसे आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन की नींव माना जाता है। उनका मानना था कि कुछ अधिकार जन्म से ही मनुष्य के पास होते हैं और राज्य भी उन्हें कभी नहीं छीन सकता। अब डिस्कस करते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत था क्या। लोक के अनुसार हर मनुष्य के पास 3 मूलभूत प्राकृतिक अधिकार होते हैं। पहला है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी।
एंड फिर है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये अधिकार ईश्वर प्रद है, यानी कि ईश्वर की देन है और इन्हें कोई सरकार या शासन नहीं छीन सकता, ऐसा उनका मानना था। राज्य का मुख्य कार्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा करना है। अगर राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो लोगों को उसके बदलने या हटाने का अधिकार है। न्यायपूर्ण विरोध और सिद्धांत, न्यायपूर्ण विरोध का सिद्धांत इसमें बताया गया है। अगर सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला है सामाजिक अनुबंध, यानी कि व्यक्ति समाज और सरकार से अनुबंध करता है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। सीमित सरकार, सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए और वे जनता की सहमति से चलनी चाहिए। लोक संप्रभुता, सत्ता का मूल स्रोत कौन है? जनता है, ना कि राजा या ईश्वर है। न्याय और कानून का शासन, सरकार को कानून के अनुसार चलना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें तो इतिहास के आधार पर करें तो लोक ने कहा कि राज्य प्राकृतिक अवस्था है। राज्य प्राकृतिक अवस्था के बाद बना है। सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक अवस्था है और उसके बाद आता है राज्य। लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार राज्य का विकास धीरे धीरे सामाजिक जरूरतों से हुआ, न कि किसी संविधानुमा समझौते से। कोई संविधानुमा समझौता नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतों के अनुसार हुआ था। किसका जन्म? राज्य का। अगर अधिकारों की बात करें तो लोग केवल 3 अधिकारों पर जोर देते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो लेकिन आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता जैसे अधिकार भी जरूरी हैं, जिन्हें वो शामिल नहीं करते थे। अब है संपत्ति पर जरूरत से ज्यादा जोर। लोक के अनुसार संपत्ति की रक्षा सरकार का मुख्य कार्य है। इससे पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलता है और समाज में असमानता बनी रहती है। गरीब और वंचितों की अनदेखी, उनका सिद्धांत अधिकारों की बात करता है, पर वह सिर्फ उन व्यक्तियों की बात करता है जिनके पास पहले से संपत्ति है। समाज के गरीब तबके की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई। लोग सरकार को सिर्फ रक्षक मानते थे, जबकि आधुनिक राज्य को अब विकास, कल्याण और सामाजिक न्याय का वाहक माना जाता है। पहले क्या करते थे? सिर्फ रक्षा करने वाला होगा वो, और कोई काम नहीं। लेकिन अब तो इन सभी पक्षों को देखा जाता है, कितना विकास होगा, क्या कल्याण होगा, सामाजिक न्याय कैसा रहेगा। सिद्धांत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा व्यवहारिक है, व्यवहारिक से ज्यादा नैतिक और आदर्शवादी है। सभी देशों में इन अधिकारों की गारंटी नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकारों और संविधानवाद की नींव रखता है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं और व्यावहारिक कमियां हैं, लेकिन इसने दुनिया भर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनसत्ता और विधिक अधिकारों के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत आज भी राजनीतिक दर्शन और मानव अधिकार विमर्श में प्रासंगिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, जिसे अब हम डिस्कस करेंगे, वो है मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। मार्क्स के अलगाव का सिद्धांत कई बार आता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसके इंट्रो में बताएंगे कि जो मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत है, उसके मानव प्रकृति, श्रम और पूंजीवादी समाज में विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिद्धांत उन्होंने विशेष रूप से अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में प्रस्तुत किया था। अलगाव का सिद्धांत का अर्थ होता है किसी वस्तु
या प्रक्रिया से व्यक्ति का अनभिज्ञ हो जाना या उससे बिल्कुल अजनबी हो जाना। तो क्या होता है, जब अलगाव होना मतलब किसी भी विषय से क्या हो जाना, व्यक्ति का बिल्कुल अजनबी हो जाना। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने ही श्रम उत्पादन और स्वयं से अलग थलग हो जाते हैं, यानी वह अपनी मानवीय सृजनात्मक और आत्मसंतोष से कट जाता है। वो सिर्फ काम में लगा रहता है, बाकी चीजों से उसे कोई लेना देना ही नहीं होता। तो पूंजीवाद में यही होता है, इतना शोषण करते हैं और कुछ सोचने समझने की शक्ति उनकी खत्म ही हो जाती है, सिर्फ काम 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 काम। मार्क्स के अनुसार 4 प्रकार के अलगाव होते हैं। एक तो होता है उत्पादन से ही अलगाव हो जाता है ना। क्या होता है, श्रमिक जो वस्तु बनाता है वह उसी की नहीं होती। सबसे पहली वो क्या है, मालिक की होती है, जो पूंजीपति वर्ग होते हैं। उत्पाद पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, वह बाजार में बिकने वाली एक चीज बन जाती है बस, और कुछ नहीं। श्रम की प्रक्रिया से ही अलगाव हो जाता है। श्रम अब रचनात्मक नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है। श्रमिक मशीन जैसा कार्य करते हैं, उसे प्रक्रिया में कोई आनंद ही नहीं आता। श्रम मानव प्रक्रिया की अभिव्यक्ति न होकर सिर्फ जीविका कमाने का एक साधन बन जाता है। जैसे जब हम कोई काम करते हैं ना, शौक से करते हैं तो वो काम करने में भी मजा आता है, मेहनत करने में भी मजा आता है। लेकिन जब वो काम मजबूरी बन जाता है तो उस काम को करने में कोई मजा नहीं आता। स्वयं से ही अलगाव हो जाता है। मनुष्य अपनी प्रजातीय प्रकृति से कट जाता है, यानी वह जो सृजनशील सामाजिक और आत्मनिर्माता प्राणी है, वो यही भूल जाता है मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या वजूद है सब। पूंजीवाद में व्यक्ति अपने आंतरिक मानवीय गुणों को खो बैठता है। उसका काम सिर्फ एक मशीन के तौर पे होता है, काम करो बस, करते जाओ, चीज़ों को बनाते जाओ, काम करते जाओ, और कुछ नहीं। और अन्य मनुष्य से ही अलगाव हो जाता है, यानी कि पूंजीवाद में हर कोई प्रतियोगी बन जाता है ना। सब एक दूसरे को प्रतियोगी के रूप में देखते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच सहयोग की जगह शोषण, स्वार्थ आ जाता है। समाज बिखर जाता है, सामाजिक रिश्तों में दूरियां आ जाती है, क्योंकि जब एक दूसरे को वो क्या देखेंगे, प्रतियोगी के रूप में देखेंगे, तो अपनापन कहाँ से रहेगा। सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने के दौड़ में लगे रहेंगे। अगर इसके मुख्य कारण की बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर मालिकों का नियंत्रण होता है और मूल्य और श्रम के बीच अंतर। श्रमिकों को अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। श्रम का वास्तुकरण, यानी श्रम को भी एक बिकने वाली चीज बना दिया गया है। प्रभाव देखें तो व्यक्ति अपने कार्य से ही संतुष्टि नहीं ले पाता और रचनात्मकता खत्म हो जाती है। बिल्कुल वो एक ही काम करते रहते हैं, नया कुछ सोच ही नहीं पाते। सामाजिक रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को भाईचारा नहीं प्रतियोगी के रूप में देखते हैं। आत्मग्लानि और अकेलेपन की भावना बढ़ती चली जाती है, क्योंकि बस रोज का वही जीवन, रोज बस काम करो काम करो काम करो, तो आनंद ही खत्म हो जाता है जीवन से। उदाहरण से समझें तो एक फैक्ट्री में मजदूर दिन भर मोबाइल फोन के एक ही पुर्जे को जोड़ने का काम करता है। वे जानता भी नहीं कि पूरी वस्तु कैसे बनती है, क्योंकि उसका काम क्या रह गया, बस एक रह गया, उस पुर्जे को जोड़ना। तो आप सिर्फ उसको वही काम आएगा, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा। वह अपनी बनाई चीज कभी खुद इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। काम करते वक्त वह कोई आत्मसंतोष महसूस नहीं करता। यही अलगाव है, वो कुछ और सोचता ही नहीं है, ना उसको दिमाग लगाना पड़ता। एक चीज है, वो उसको करता रहेगा, तो वो कई बार इतना हो जाता है कि आंख बंद करके भी करने लगता है व्यक्ति। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत पूंजीवाद की उस गहरी समस्या को उजागर करता है, जिसमें इंसान अपनी सृजनात्मक शक्ति, आत्म और सामाजिक संबंधों से बिल्कुल कट जाता है या अलग थलग हो जाता है। ये सब गुण उसमें से बिल्कुल समझ लो खत्म हो जाते हैं। ये सिद्धांत आज भी मानवता, श्रमिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की बहस में प्रासंगिक हैं। भले ही कुछ संदर्भ में बदले हों, थोड़े बहुत अलग हों, लेकिन चीज वही है। ये समझाता है कि क्यों सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि मानवीय गरिमा
और आत्मसंतोष भी ज़रूरी है। तो हमेशा नई नई चीज़ें करते रहना चाहिए, ज़रूरी है ये जीवन के लिए भी और हर चीज़ के लिए, समाज के लिए भी। फिर जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अलगाववाद क्या है। हर चीज़ से अलग थलग हो जाना, अनभिज्ञ हो जाना। तो अब जो अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है हिगेल के नागरिक समाज के सिद्धांत पर। तो हिगेल के नागरिक समाज पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका इंट्रो लिखेंगे। जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल, इनका पूरा नाम है, का राजनीतिक दर्शन 19वीं सदी के आधुनिक राज्य और समाज की समझ को गहराई से प्रभावित करता है। उन्होंने अपनी बुक जो है उनकी फिलोसफी ऑफ राइट 1820 में लिखी थी, जो नैतिकता, राज्य और नागरिक समाज के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया है। उसमें हिगेल के अनुसार नागरिक समाज न तो परिवार की तरह नैतिक होता है और न ही राज्य की तरह सार्वभौमिक होता है। ये दोनों के बीच की एक अवस्था है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा का स्थान होता है। ये तीनों चीज उसमें समाहित होती हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है, लोगों का अपना स्वार्थ भी होता है और प्रतिस्पर्धा भी होती है। नागरिक समाज की परिभाषा बताते हैं हिगेल के अनुसार, फिर आप ज़्यादा समझ पाओगे। नागरिक समाज वह क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, हितों और स्वतंत्रताओं की पूर्ति करता है, लेकिन यह समाज अभी भी पूर्ण नैतिकता तक नहीं पहुंचा है जो राज्य में प्राप्त होती है। अर्थात नागरिक समाज एक ऐसा मंच है जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम करता है, व्यापार करता है और अपने हितों की पूर्ति करता है, लेकिन ये वो मंच नहीं है जहाँ पे राज्य की निगरानी और नियंत्रण के वो अधीन हो। सब कुछ क्या करता है, अपने ही मन से करता है, उस पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए ये पूर्ण नैतिक नहीं है, क्योंकि वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो क्या होगा, किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है। हिगेल के नागरिक समाज के मुख्य तत्वों की बात करें तो व्यक्तिगत स्वार्थ और आवश्यकताएं। नागरिक समाज में लोग अपने अपने स्वार्थों और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ये एक बाजार आधारित समाज है जहां व्यक्ति दूसरों के साथ लेन देन करता है। श्रम और विभाजन की बात करें तो यहाँ काम का विभाजन होता है और हर व्यक्ति किसी खास कार्य में विशेषज्ञ बनता है। इससे उत्पादन बढ़ता है, लेकिन साथ ही वर्ग भेद और असमानता भी जन्म लेती है। न्याय व्यवस्था और कानून की बात करें तो नागरिक समाज में कानून और न्याय आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ टकराते हैं आपस में। राज्य को चाहिए कि वे नियम बनाए और उसका निष्पक्ष क्रियान्वयन करें। पुलिस और प्रशासन की बात करें तो नागरिक समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की भी ज़रूरत होती है। ये संस्थाएं सामाजिक संतुलन बनाए रखने में बहुत सहायक है, वरना वही ना, सब अपने अपने मन से काम करेंगे और दूसरों का कोई कुछ देखेगा ही नहीं कि उससे उसे नुकसान हो रहा है या नहीं। यहाँ लोग कार्य तो करते हैं, लेकिन नैतिक कर्तव्यों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। हीगेल इसे नैतिकता की कमी वाला क्षेत्र मानते हैं। सामाजिक संगठन और वर्ग संघर्ष की बात करें तो हीगेल नागरिक समाज में दो वर्गों का विभाजन भी स्वीकार करते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग। वे मानते हैं कि इन वर्गों के बीच संघर्ष और असमानता होती है, जिसे केवल राज्य ही संतुलित कर सकता है। हीगेल के अनुसार नागरिक समाज और राज्य का संबंध। नागरिक समाज स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद को जन्म देता है, लेकिन वह विखंडन और संघर्ष भी लाता है। इसलिए राज्य आवश्यक होता है जो व्यक्ति और समाज के बीच नैतिक एकता और समन्वय स्थापित करता है।
राज्य ही वे मंच है जहां नैतिकता की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। अगर हम हेगेल के नागरिक समाज की विशेषताओं की बात करें तो पहला है स्वतंत्रता का क्षेत्र, जहां व्यक्ति व्यक्तिगत हित के लिए स्वतंत्र होता है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, आर्थिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा और वर्ग संघर्ष भी होता है। न्याय व्यवस्था पर निर्भरता, न्याय व्यवस्था पर निर्भरता, समाज के संतुलन के लिए नियम कानून जरूरी है। राज्य से जुड़ा हुआ, राज्य के बिना नागरिक समाज का अस्तित्व अस्थिर होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसकी आलोचनाओं पे बात करते हैं। तो राज्य को बहुत ऊंचा स्थान देना, हेगेल ने राज्य को अत्यधिक नैतिक बना दिया, जबकि असल में राज्य भी सत्ता और प्रभुत्व का उपकरण हो सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीमित दृष्टिकोण, हेगेल की दृष्टि में व्यक्ति की आज़ादी केवल राज्य के अधीन ही पूरी हो सकती है, जो उदारवादियों को अस्वीकार है। अगर वास्तविक वर्ग संघर्ष की उपेक्षा की बात करें तो मार्क्स ने हेगेल की आलोचना करते हुए कहा कि हेगेल ने वर्ग संघर्ष और शोषण को कम करके आंका है। फिर आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि हेगेल का नागरिक समाज का सिद्धांत आधुनिक समाज और राज्य के संबंधों की गहरी समझ प्रदान करता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि वह आवश्यकताओं, टकरावों और संस्थागत नियमों से संचालित होता है। हालांकि उनके विचारों में कुछ सीमाएं हैं, फिर भी उनका दर्शन आज भी राज्य, समाज और व्यक्ति की भूमिका को समझने के लिए आवश्यक आधार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर एक ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा है। इस संदर्भ में रूसो का अधिकार के साथ स्वतंत्रता को समेटने पर क्या प्रयास है? तो देखो, बात ना क्या है, जंजीर मतलब कर्तव्य के बारे में बोला गया है इसमें। देखो, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में है। ये वाक्यांश जो है वो किन्होंने बोला है? रूसो की जो बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में उन्होंने लिखा था, उसका प्रसिद्ध पंक्ति है उसकी ये। उनमें रूसो ने ये बताया है कि मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र होता है लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं उसे बंधनों में जकड़ देती हैं। रूसो का अधिकार के साथ स्वतंत्रता का दृष्टिकोण क्या है? रूसो का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी व्यक्ति समाज अनुबंध के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। उनका मानना था कि समाज सामान्य इच्छा के आधार पर गठित हो तो व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करके नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जो अधिक स्थायी और नैतिक होती है। स्वतंत्रता के 3 रूपों के बारे में बताया उन्हें। सबसे पहली होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये वो स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त होती है, जहाँ कोई नियम या कानून होता ही नहीं। और नागरिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जो व्यक्ति को सामाजिक अनुबंध के तहत कानून का पालन करके प्राप्त होती है। जब वो एक देश का नागरिक है तो उस देश में नागरिकों को जो स्वतंत्रता मिलती है वही मिलती है। और नैतिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये वो स्वतंत्रता है जहाँ व्यक्ति अपने खुद के निर्धारित नियमों का पालन करता है, जिससे वह अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। सारी चीजें करता है लेकिन लोगों का ध्यान भी रखता है कि उनको बुरा ना लगे। रूसो का मानना था कि सामाजिक अनुबंध के माध्यम से व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करके नागरिक को नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जो उसे एक बेहतर और नैतिक जीवन जीने में सक्षम बनाती है या सहायता करती है। जंजीरों से क्या अर्थ है उनका? तो रूसो के अनुसार जंजीर उन सामाजिक और राजनीतिक बंधनों का प्रतीक है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। उनका तर्क था कि यदि समाज सामान्य इच्छा के आधार पर संचालित हो तो ये बंधन व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करते, बल्कि उसे एक नई और अधिक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो समझ गए ना, जंजीर किन्हें बोला गया है? उन नैतिक मूल्यों को या उन नियम कानूनों को बोला गया है जिसमें रहकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का
प्रयोग करता है और लोगों को उससे क्षति ना हो इस चीज का ध्यान रखता है। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि रूसो का अधिकार के साथ स्वतंत्रता का दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि व्यक्ति सामाजिक अनुबंध के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है, बशर्ते कि समाज सामान्य इच्छा के आधार पर संचालित हो। उनका यह विचार आज भी राजनीतिक और सामाजिक दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आई होप आपको आज के ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ और टॉपिक हैं ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगी। जब तक के लिए आपके पास टाइम है एक बार इनको अच्छे से देख लो और बुक में भी नज़र मार लो, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप आंसर बहुत अच्छा बनाकर आओगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहें जीके बैंक।